चलिए आज हम बेसिकली डेरिवेटिव्स के इस रिविजनल लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए डेरिवेटिव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीपीए के फार में और यूएससीएमए में भी है ये। तो आज के इस लेक्चर में अगर आपने डेरिवेटिव्स के, वैसे ये रिविजनल लेक्चर है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, बिलीव मी आपके 5 मार्क्स, एटलीस्ट 5 मार्क्स एग्जाम में कवर हो जाएंगे, 5%, क्योंकि सिमुलेशंस भी आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए डेरिवेटिव्स को हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में डेरिवेटिव्स है क्या। तो देखिए डेरिवेटिव्स को समझने से पहले हम इसकी ना थ्योरी पढ़ें कि थ्योरी क्या बोलती है। तो अगर आप थ्योरी पे नजर डालें, डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम रिलेशनशिप टू अनदर अंडरलाइंग एसेट। यहां पे मैं कुछ चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो अपनी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। शॉर्ट में मैंने नीचे लिखा हुआ है, डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अब ये अंडरलाइंग एसेट्स क्या क्या हो सकती हैं? कमोडिटी हो सकती है, स्टॉक्स हो सकते हैं, करेंसीज हो सकती है। तो हम है ना इसको एक लेमन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सर एक्चुअली में डेरिवेटिव्स क्या होता है। चलिए तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। रिलायंस, मान के चलिए रिलायंस कंपनी के शेयर्स की आपने प्राइस पता की। तो आज आपने देखा कि यार आज रिलायंस कंपनी का एक शेयर 2000 में चल रहा है और आपने सोचा कि यार मैं अगर इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को देखूं तो आपको ऐसा लगता है कि आज से 1 महीने बाद, सपोज दैट आज 1 जनवरी है, आपने सोचा कि 31 जनवरी को इसकी प्राइस आपको लगता है कि 2500 हो जाएगी। तो आप सीधे 2000 का 1 मिल रहा है, 2500 हो जाएगी। मतलब आपको लगता है कि अगर 1000 शेयर में आप 500 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं एक स्टोरी बना के समझा रहा हूं डेरिवेटिव्स, है ना, कि 1000 शेयर अगर आप बेचेंगे तो 500 रुपए एक शेयर पे प्रॉफिट कमाएंगे, तो 1000 इंटू 500 हो गया, अराउंड 5 लाख रुपए आप कमा लेंगे। ये आपने सोचा, पर मुझे बताइए उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा। 2000 मल्टीप्लाई 1000 शेयर खरीदने पड़ेंगे तो आपको 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 20 लाख के शेयर खरीदेंगे और उसको फिर 1000 मल्टीप्लाई 2500 25 लाख पे बेचेंगे और 5 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे। तो बताइए यहां पे रिस्क है कि नहीं? हाँ सर रिस्क है कि कल को अगर रिलायंस कंपनी का शेयर 2000 की जगह 1800 का हो गया तो आपको तो 2 लाख का नुकसान हो सकता है। बट आपका कैलकुलेशन कहता है कि ये 2000 का शेयर 2500 हो जाएगा, पर आपके पास 20 लाख रुपए भी नहीं है कि इन्वेस्ट करें और 5 लाख का प्रॉफिट कमाएं। तो आप जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास और स्टॉक एक्सचेंज के पास जाकर बोलते हैं कि यार मुझे रिलायंस कंपनी का शेयर चाहिए, लेकिन मेरे पास 20 लाख रुपए आज नहीं है कि जिससे मैं इसमें इन्वेस्ट करूं और 5 लाख रुपए कमा लूं। तो स्टॉक एक्सचेंज आपको एक आइडिया देता है कि आज आप क्या कर सकते हो, हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आज मतलब 1 जनवरी। तो यहां मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, तभी आपको डेरिवेटिव समझ में आएगा। आपने क्या किया, 1 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप रिलायंस कंपनी का एक शेयर, रिलायंस कंपनी का जो शेयर है वो 2100 में बाय करोगे। कितने में करोगे? 2100, 2100 में बाय करोगे। कब करोगे सर? 31 जनवरी को आके बाय करोगे। आप केवल एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस कंपनी का एक शेयर 31 जनवरी को मैं 2100 में बाय करेंगे। मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज को 2100 मल्टीप्लाई 1000, 21 लाख का पेमेंट करके आपने सोचा ना 2500 का हो जाएगा तो 25 लाख में बेच के 4 लाख का प्रॉफिट कमा लोगे।
तो क्या स्टॉक एक्सचेंज आपसे ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा? इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए वो कुछ आपसे चार्ज करेगा, जिसको हम यहां पे बोलते हैं प्रीमियम। पूरी स्टोरी समझना, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने आपको आइडिया दिया है कि आप 2100 में हमसे शेयर खरीद सकते हो आज से एक महीने बाद 31 जनवरी को, लेकिन आप आज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके लिए आप हमें क्या करो, लेट से 10,000 रुपीज प्रीमियम पे कर दो। आपने स्टॉक एक्सचेंज से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेकर 10,000 रुपीज देकर आप बढ़िया घर आ गए। 1 जनवरी आ गए, आपने सुबह 2 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंज में फिर से प्राइस पता की कि रिलायंस कंपनी की शेयर की प्राइस कितनी होगी, तो आपने देखा कि यार दूसरे दिन ही रिलायंस कंपनी का शेयर जो है वो 2300 का हो गया। आप जो प्राइस 2100 में आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो ना, यहां पे यहां लिख देता हूं, बड़े ध्यान से समझना इसको। 2100 में करके आए हो, आपने 10,000 रुपए की प्रीमियम पे करी है और दूसरे दिन ये कितने का हो गया, 2300 का। तो आप तो बड़े खुश हो गए कि यार सीधे 200 का फायदा हो गया, 1000 शेयर पे 2 लाख रुपए तो कमा लिए, 10 ही प्रीमियम पे करिए ना। अब आपका एक दोस्त है राहुल, उसको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो आपके पास आता है, बोले 31 जनवरी को आप जाओगे और 2100 में खरीद के जो भी प्राइस होगी उस दिन बेचोगे। अभी तो प्राइस सर्टेन नहीं है ना कि उस दिन क्या होगी। बोले हाँ, तो एक काम करो ना यार, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपने 10,000 रुपए में खरीदा है ना, आप एक काम करो, इस 10,000 के कॉन्ट्रैक्ट के बदले में मैं आपको 30,000 रुपए देने को तैयार हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे दे दो, ये रिस्क मैं लेने को तैयार हूं। तो आप मुझे बताइए, क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने वाले? बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये दोस्त उस दिन 2100 में खरीद के 2500 में वो बेच देगा और वो 4 लाख रुपए कमा लेगा। तो अल्टीमेटली इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू वो आपको 30,000 देने को तैयार है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किससे डिराइव हो रही है? रिलायंस कंपनी के शेयर से डिराइव हो रही है कि नहीं हो रही? तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं, ये डेरिवेटिव ही तो है। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। तो सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू जो आप 10,000 पे करके आ रहे हो, इसकी वैल्यू किससे डिराइव हो रही है? रिलायंस कंपनी के शेयर से डिराइव हो रही है। तो रिलायंस कंपनी का जो शेयर है वो क्या है? अंडरलाइंग एसेट है। और आपका और आप स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट whose value is linked to the value of underlying asset। तो जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स में अगर हम बात करें, उसके पहले हम एक क्रिस गेल के एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल लेमन एग्जांपल से डेरिवेटिव्स को। मान के चलिए आप आईपीएल का मैच देख रहे हो और क्रिस गेल बैटिंग करने आने वाला है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एक शर्त लगने वाली है। आपने क्रिस गेल की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए अपने फ्रेंड से बोला कि आज ये 50 के ऊपर स्कोर करेगा, और आपके फ्रेंड को लगता है कि नहीं यार ये तो 50 के नीचे ही स्कोर करेगा। तो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, शर्त लग गई, बैटिंग लग गई कि क्रिस गेल जो है वो 50 के ऊपर बनाएगा। आप बोल रहे हो, आपका फ्रेंड बोल रहा है 50 के नीचे बनाएगा। तो बताइए आपकी जो शर्त की जो वैल्यू है वो क्रिस गेल के स्कोरिंग परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है। तो क्रिस गेल इज ए अंडरलाइंग एसेट एंड बेट बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड इज कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। आप सोचिए, आपको लेट्स से यूके जाना है और आपने आज बैंक के पास जाकर बैंक से बोला कि यार आज पाउंड का क्या रेट चल रहा है। तो बैंक ने आपको बताया कि आज 1 पाउंड 100 रुपीज में आ रहा है। अब आपने देखा कि यार वर्ल्ड बड़ा
अनसर्टेन है, यूक्रेन का वॉर वगैरह चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि 1 पाउंड 120 का हो जाए। तो आपने बैंक के साथ में पहले से ही एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फ्यूचर में कि मैं आपसे 1 पाउंड 105 रुपए में खरीदूंगा। तो आप 105 में खरीदने का पहले से क्या कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, इसके लिए कुछ एडवांस मनी दे रहे हैं। अब मान के चलिए अगर जो पाउंड है उसकी वैल्यू 1 पाउंड इज इक्वल टू 120 हो जाए, स्टिल आप किस में खरीद पाएंगे उसको, 105 में। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है विच डिराइव फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं डेफिनेशन में कि डेफिनेशन को केवल रटना नहीं है। डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। और वो अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो सकती है सर, कमोडिटीज हो सकती हैं, करेंसीज हो सकती हैं, शेयर सिक्योरिटीज हो सकती हैं। तो अगले सेगमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सीपी और यूएससीएमए में बहुत डिटेल में नहीं है डेरिवेटिव्स, लेकिन आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेंगे, हेजिंग एंड ऑल। तो अब जो अगला सेगमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव्स में, अगर आप देखें आपको एक स्क्रीन पे एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा। सो देखिए बोर्ड पे आप वैरायटी ऑफ टाइप के डेरिवेटिव्स देख रहे हैं, ऑप्शन, स्वैप, उसके बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। पार्टिसिपेंट इन द डेरिवेटिव्स मार्केट्स, हेजिंग, स्पेक्युलेशन और आर्बिट्रेज। देखिए स्पेक्युलेशन का मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं कि प्राइस मूवमेंट में रिस्क को मैनेज नहीं करना चाहते। आपका पर्पस केवल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया रिलायंस का शेयर है, आप रिलायंस के शेयर में प्राइस मूवमेंट में सिर्फ बेनिफिट कमाना चाहते हो, मतलब सट्टा लगाना चाहते हो। वैसे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डेरिवेटिव्स में बेसिकली पर्पस क्या होता है, हेजिंग, स्पेक्युलेशन और आर्बिट्रेज। अभी हमने इसको समझना है, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे आज ऑप्शन। तो बेसिकली ऑप्शन दो प्रकार के, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। तो अब जरा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को समझने से पहले थोड़ा सा थ्योरी समझें। अब देखिए फिर से डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो पहले है कॉल ऑप्शन। क्या बोलते हैं कॉल ऑप्शन की थ्योरी, कॉल ऑप्शन गिव द बायर्स राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय। बस इस लाइन को स्टिक करना है। यहां पर कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय। कॉल ऑप्शन जो है वो बायर को राइट टू बाय देता है, नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय, नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय। सर एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपने टाटा कंपनी की शेयर की प्राइस देखी आज की प्राइस को हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। क्या बोलते हैं, स्पॉट प्राइस है ना। स्पॉट करंट मार्केट प्राइस जो आपने देखी, आपने देखी यार 1000 रुपए। टाटा कंपनी का एक शेयर 1000 रुपए में बिक रहा है। आपको लगता है यार टाटा कंपनी का शेयर आने वाले समय में बढ़ेगा, उसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप अगेन स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते हो और उनके साथ में कॉल ऑप्शन बाय करते हो। क्या करते हो, कॉल ऑप्शन, कि मैं आज से 1 महीने बाद टाटा कंपनी का शेयर आपसे लेट से 1050 में क्या करूंगा, बाय करूंगा। ये जो प्राइस आपने डिसाइड की है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कि आज से 1 महीने बाद आप टाटा कंपनी का एक शेयर 1050 में खरीदेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि एक्चुअल में आज से 1 महीने बाद टाटा कंपनी का जो शेयर है ना वो 1200 मतलब 1200 होने वाला है। कितना होने वाला है, 1200। लेकिन आपने प्राइस कितने पर डिसाइड कर ली, 1050। तो इस 1050 की जो कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस है इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। क्या बोलते हैं, इसके दो नाम है, इसको एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं और स्ट्राइक प्राइस भी। तो आपने स्टॉक एक्सचेंज के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि टाटा कंपनी का एक शेयर आप 1050 रुपए में खरीदने वाले हैं। अब मान के चलिए आज से 1 महीने बाद 31 जनवरी को अगर टाटा कंपनी का एक शेयर की कीमत 1100 हो जाए, ये मैं ऑप्शन बना रहा हूं, मल्टीपल
वो बना रहा हूं, है ना, यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकंड फिर से समझ लेते हैं। आपने 1050 रुपए में क्या कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब अगर मान के चलिए प्राइस 1100 हो जाए तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसको 1050 रुपए में ही खरीदेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, कॉल ऑप्शन में गिव्स बायर राइट। तो आप 1050 में खरीद के इसको कितने में बेच देंगे, 1100 में बेच देंगे, 50 रुपए आप कमा लेंगे। लेकिन सर अगर 1050 नहीं होती प्राइस, मान के चलिए 900 हो जाती, तो फिर क्या आप 1050 में खरीदते इसको? बिल्कुल नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन क्या देता है, कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट ए पर्टिकुलर प्राइस ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट। तो सर कॉल ऑप्शन में जो बायर होता है ना, उसके पास राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है प्री डिटरमाइंड प्राइस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो सर हमने अगर 1050 में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो हम इस ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करेंगे, जब उस मैच्योरिटी डेट पर उस अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो। जैसे मैंने यहां पे लिया कि अगर वो टाटा कंपनी की प्राइस 1100 हो गई, तो स्टिल हमारे पास राइट टू बाय कितने में है, 1050 में। तो हम इसको 1050 में क्या करेंगे, खरीद के 1100 में बेच देंगे, मतलब बीच का डिफरेंस 50 स्टॉक एक्सचेंज से ले लेंगे। लेकिन सर अगर प्राइस 900 हो जाती तो हमारे पास ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना, नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय, वी हैव एन राइट। तो ऑप्शन आपको राइट देता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अगले एग्जांपल में, पुट ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट गिव द ऑप्शन बायर राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल। यहां पे ध्यान रखिए, वहां पे बाय था, यहां पे क्या है, सेल। तो मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, दिख रहा है ना आपको। पुट ऑप्शन में बायर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अंडरलाइन एसेट्स को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे बेच सकता है। तो अगर मान के चलिए मैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक डिसाइड कर लेता हूं कि इस टाटा कंपनी के शेयर को मैं 1000 में क्या करूंगा, मैंने एक पुट ऑप्शन ले लिया, पुट ऑप्शन कि मैं 1000 रुपए में बेचूंगा। अब मान के चलो उस दिन प्राइस 900 हो गई, तो भी आप इस टाटा कंपनी के शेयर को 1000 में बेचोगे, क्योंकि आपके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। सर अगर मान के चलो टाटा कंपनी की प्राइस अगर उस दिन 1150 हो जाती, तो भी क्या मैं 1000 में बेचता? नहीं, क्योंकि हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि जो पुट ऑप्शन का बायर होता है उसके पास राइट टू सेल होता है, ऑब्लिगेशन टू सेल नहीं होता है। और इस बायर ऑफ ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, होल्डर। तो अगर मैं नटशेल में बोलूं कि जो होल्डर ऑफ कॉल ऑप्शन है उसके पास राइट टू बाय होता है कि वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे स्टॉक को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। पुट ऑप्शन में होल्डर के पास राइट टू सेल होता है कि वो प्री डिसाइडेड प्राइस पे क्या कर सकता है, शेयर्स को, सिक्योरिटीज को सेल कर सकता है। तो सर अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर हमें पुट और कॉल को कब ऑप्ट करना चाहिए। अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी समझाने जा रहा हूं जो कि एमसीक्यू में आपसे पूछी जाती है, इसको ध्यान से समझिए। मान के चलिए आप को एक्सरसाइज प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 1000 रुपए। अब आपको पुट ऑप्शन लेना चाहिए या कॉल ऑप्शन, तो ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर की प्राइस के क्या चांसेस है। अगर फ्यूचर में मार्केट बुलिश है, मतलब बढ़ने के चांसेस हैं, तो आप हमेशा कॉल ऑप्शन लेंगे। रीजन बीइंग, सर ईपी 1000 पे मान के चलो 1100 हो गया, तो आप 1000 में ही खरीद सकते हैं। जो चीज 1100 की मिल रही है वो आपको 1000 में खरीदने का पावर मिल रहा है। तो अगर मार्केट बुलिश है, बढ़ने की कगार पर है, तो आप कॉल ऑप्शन लेते हैं। सर अगर मार्केट बियरिश हो, तो आपको लगता है कि जो ईपी 1000 है, ईपी मतलब एक्सरसाइज प्राइस कह लीजिए या स्ट्राइक प्राइस, आज प्राइस 1000 है, आपको लगता है कि फ्यूचर में ये
800 हो जाएगी, मार्केट डाउन जाने वाला, बेरिश है, तो स्टिल आप क्या करेंगे, 1000 में सेल कर सकते 800 की चीज। तो ध्यान रखिए, ईपी का मतलब है एक्सरसाइज प्राइस, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब हम थोड़ा सा ना डेफिनेशन को पढ़ते हैं, एक सेकेंड, कुछ डेफिनेशन है। जैसे देखिए, ये डेफिनेशन आपको बहुत समझना जरूरी है। व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस? तो स्ट्राइक प्राइस की डेफिनेशन, द स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस एट विच द होल्डर कैन बाय और सेल द एसेट सेट आउट इन द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब कि जो प्राइस एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जैसे मान के चलिए आपने किसी कंपनी के शेयर 1000 में बाय करने का कमिटमेंट कर दिया, ऑप्शन बाय कर लिया, अगर प्राइस 1100 हो गई तो भी आप 1000 में खरीदेंगे। तो आपको यहां एक्चुअल में खरीदना नहीं, आप सीधे बीच का डिफरेंस क्या कर लेंगे, 100 रुपीज गेन कमा लेंगे। ऑप्शन में एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, प्राइस के बीच का डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपकी ये जो प्राइस है ये क्या है, आपकी स्ट्राइक प्राइस है। तो मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं, कॉल ऑप्शन में अगर मैच्योरिटी डेट पर मार्केट प्राइस, यहां लिख देता हूं, है ना, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन ईपी। सर मार्केट प्राइस अगर 1100 हो गई और ईपी हमारी 1000 थी, तो हम कॉल ऑप्शन को क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। मतलब सर हमें तो 1000 में मिलना है, चीज 1100 में होगी तो भी हम कितने में खरीद सकते हैं, 1000 में, तो हम सीधे 100 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास राइट है। लेकिन सर अगर मार्केट प्राइस 800 हो जाती तो हमारी एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होती, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, लैप्स कर देंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि होल्डर के पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं। वो जरूरी थोड़ी है कि जो चीज 800 में मिल रही है उसको हम 1000 में खरीदें, क्योंकि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ध्यान रखिए, कॉल ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करते हैं, जिस दिन मैच्योरिटी डेट पर मार्केट प्राइस, इसको कई लोग सीएमपी लिख लेते हैं, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन ईपी, ईपी मतलब एक्सरसाइज प्राइस, तभी हम कॉल ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज। पुट ऑप्शन को समझते हैं, तो सर पुट ऑप्शन में कब करें, जिस दिन एक्सरसाइज प्राइस इज ग्रेटर देन करंट मार्केट प्राइस होती है। मतलब आपने टाटा कंपनी के शेयर 1000 में बेचने की बात करी और अब उसकी मार्केट प्राइस 700 हो जाए, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आपने तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि हम इसको 1000 में बेचेंगे, भले ही मार्केट में 700, तो आप क्या करोगे, 700 में खरीद के 1000 में बेच दोगे। इससे बेटर क्या है, आप मार्केट से बोलो क्या मैं बीच का डिफरेंस 300 क्या कर दे, पी कर दे। तो यहां पर मैं एक रूल बना देता हूं दोनों के लिए, कॉल ऑप्शन का भी बना देता हूं और पुट ऑप्शन का भी बना देता हूं। तो अगर आपकी ईपी से ग्रेटर देन होती है सीएमपी, तो आप एक्सरसाइज करते हैं, मैंने राइट लगा दिया, एक्सरसाइज है ना। और अगर ईपी इज ग्रेटर देन सीएमपी, तो इसको करते हैं लैप्स। पुट ऑप्शन में ईपी इज ग्रेटर देन सीएमपी हो तो एक्सरसाइज, और अगर सीएमपी ज्यादा होती है तो लैप्स। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज हमें सॉल्व करना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि आपको कब पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।